तो बच्चों नीट का आज पेपर हुआ है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बुलेट से फायर किया जाता है और मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 280 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है। तो h का जो इक्वेशन है इट इज़ 280 का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स g का वैल्यू 9.8 ले लेना। एक्चुअली हम लोगों ने इक्वेशन कौन सा यूज़ किया है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली 1000 मीटर्स आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है डेंसिटी का। तो डेंसिटी के लिए हम लोगों को परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर देखो, डेंसिटी का इक्वेशन जो है रो या डी जो भी लिखते हो, तो इट इज मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल होगा। और जब डेंसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो डी रो बाय रो इज इक्वल टू कितना आएगा, m का पावर 1 है तो dm बाय m माइनस 2 टाइम्स dr बाय r माइनस dl बाय l। मैक्सिमम के लिए प्लस ले लेंगे और परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा दोनों साइड। अब इसमें dm का मास का वैल्यू m है, dm का वैल्यू ये है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। r का वैल्यू ये है, dr का वैल्यू ये है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ। और L का वैल्यू ये है, DL का वैल्यू ये है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनली सॉल्व करेंगे 1.6% आ जाएगा। इसमें देखो ये ऑप्शन सही है, इसमें ये ऑप्शन सही है। और ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फोटोवोल्टिक डिवाइस जो होती है उसमें जब फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल सही है। और जीना डायोड जो है इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो देखो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इट इज हाफ Li स्क्वायर। इसमें हाफ L का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रो हेनरी एंड 2 एम्पियर। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 8 माइक्रो जूल आएगा। सो दैट इज 8 माइक्रो जूल्स, इट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, E डॉट डी एस गॉस लॉ अगर हम देखें तो गॉस लॉ में अगर हम देखें तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, मतलब जो क्लोज सरफेस है, कंप्लीटली क्लोज सरफेस, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर कोई चार्ज है, तो जितना फील्ड लाइन अंदर जाएगा किसी पॉइंट से, अगर उस सरफेस को एंटर करेगा दूसरे साइड से, जरूर उतना ही फील्ड लाइन बाहर भी जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये सही नहीं है। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, ये भी सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ये भी सही नहीं है। ओनली ऑप्शन 5 इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ देखो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये जरूर 0 होता है, मैक्सवेल का इक्वेशन ही है, मैक्सवेल का ये इक्वेशन ही है। अच्छा, इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इसमें कोई करंट ना फ्लो करे, इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट होगा। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जरूर 8 वोल्ट्स होगा। अगर 8 वोल्ट्स है तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा, इसमें देखो वही डायग्राम है, तो इधर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो 8 डिवाइडेड बाय 400, तो 8 डिवाइडेड बाय 400
0.02 एम्पियर्स का करंट का फ्लो होगा और वही करंट इधर मुड़ जाएगा तो R इंटू 0.02 बराबर 2 वोल्ट्स आएगा तो R बराबर 100 आ जाएगा, 100 ohms. So R is equal to 100 ohms. This is the correct option. Question number 8. LCR सर्किट में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता कितना है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC. इसमें सारे वैल्यूज़ को अगर रख के और सॉल्व करेंगे तो यही 1.59 किलो हर्ट्ज़ आएगा. कैलकुलेशन में देखो L का वैल्यू ये है और C का वैल्यू ये है. हाँ, ये मिली हेनरी में है, ये माइक्रो फैरड में है, तो आपको सबको SI यूनिट में रख के और फाइनली ये किलो हर्ट्ज़ में कैलकुलेशन करना होगा. यू विल गेट द सेम रिजल्ट. अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द गैस, जो 9वां क्वेश्चन है, गैस का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड गैस का टेम्परेचर है और हमें बताना है कि इसको इस गैस को इतना हीट किया गया कि इसका RMS स्पीड 3 टाइम्स से बढ़ जाता है, मतलब 4 टाइम्स हो जाता है. तो RMS स्पीड V जो होता है, V का इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 3RT बाय टेढ़ा m. टेढ़ा m हम लोग लिखते हैं kg में मोलर मास को, तो यहाँ से V डिवाइडेड बाय 4V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 223 हो जाएगा. टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में है, तो 223 273 जोड़ने के बाद और T कैलकुलेट करेंगे. तो T कैलकुलेट करके केल्विन में कैलकुलेट, यहाँ से जो T आएगा वो केल्विन में आएगा. तो केल्विन में कितना आएगा, तो इट इज़ 8653, ये केल्विन आएगा. तो अब डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है इसी को हम लोग लिख लेंगे 2293295 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, कार्नोट साइकिल की परसेंटेज में इफिशियंसी होती है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100. आप देखिए ना, यहाँ पे दिया क्या है, T1 दिया हुआ है, सोर्स टेम्परेचर कितना 600 केल्विन लेना पड़ेगा और T2 कैलकुलेट करना है और ये 50 दिया हुआ है. तो 50 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 टू बी कैलकुलेटेड. दिस इज 600 into 100. Once you solve, definitely you get T2 is equal to 300 केल्विन या कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. और ये तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो कलर कोड अगर याद होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, इसका ऑरेंज आ जाएगा. तेरह नंबर क्वेश्चन में मिनिमम वेवलेंथ पूछा जा रहा है बच्चों. तो मिनिमम वेवलेंथ वो भी एक्सरे का, तो E इंटू वी ऑपरेटिंग वोल्टेज V है इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा. यही लैम्डा मिनिमम है. सो होपफुली लैम्डा मिनिमम यहाँ से आ जाएगा. इट इज HC डिवाइडेड बाय EV जो कि 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लीट्स और स्क्रीन के बीच का दूरी जब बढ़ाते हैं तो एंगुलर सेपरेशन नहीं चेंज होता है. लेकिन हाँ, अगर आप एक्चुअली जो विड्थ होता है दैट इज d लैम्डा बाई d, तो एंगुलर सेपरेशन जो होता है w बाई d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट इज लैम्डा बाई d हो जाएगा. अगर लैम्डा चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, सेपरेशन चेंज करने से, d को चेंज करने से चेंज नहीं होगा. तो लैम्डा को अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट सेम रहेगा और दूसरा वेवलेंथ को बड़ा कर देने से फ्रिंज का जो एंगुलर सेपरेशन है वो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है घट जाएगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, देख के आप इसको बता सकते हैं.
तीन एलिमेंट्स हैं, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सीजियम का 2.14, 2.3 एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये दिया हुआ है क्या, एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ही फोटो एमिशन होगा, और ऐसा सिर्फ सीजियम के लिए होगा, सीजियम से ही फोटो एमिशन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें तो इस पूरे सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस 10 का है। ये जो दोनों वोल्टेज देखें तो इफेक्टिव वोल्टेज 10 इफेक्ट का ज़्यादा है, 5 कम है, अपोजिट सेंस में है। तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स का करंट तो फ्लो करेगा। किधर से किधर, 10 वाले सेंस में, तो ए से बी ई के थ्रू। तो ए से बी ई के थ्रू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर का, तो बामर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से 2 ट्रांजिशन होगा। तो इन्फिनिटी से 2 ट्रांजिशन होगा तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/∞ होगा। सो 1/λ वी राइट इट इज r/4। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखें सो ब्रैकेट सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 4 हो जाएगा। तो इसके लिए 1/λ1 अगर हम लिखें तो दिस इज r टाइम्स इंटू 1/4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1/∞। सॉल्व करेंगे तो दिस इज r/16 आएगा, और यहाँ से λ1 का कैलकुलेशन करेंगे आप तो 4λ वी विल गेट। तो 4λ इज द करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल का है। इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में, टॉर्क वो होता है P इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। P का मतलब होता है Q इंटू एल इंटू ई साइन थीटा। इसमें देखो Q कैलकुलेट करना है तो टॉर्क डिवाइडेड बाय L इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू 4 दिया हुआ है। SI सिस्टम में सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, E का वैल्यू भी पता है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और साइन थीटा 1/2। सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 मिली कूलम्स आ जाएगा। 2 मिली कूलम्स का ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, 2 मिली कूलम्स। अच्छा, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। हाफ लाइफ R/R0 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n होता है, और ये दिया हुआ है 1/16, तो दैट इज 1/2 का पावर 4। सो n इज इक्वल टू 4 आया, तो n इज इक्वल टू 4, तो 20 इंटू 4 इज द टोटल टाइम, दैट इज 80 मिनट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। 80 मिनट्स विल बी द फाइनल आंसर। अच्छा, वेंचुरी मीटर, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ये याद रहना चाहिए नाम से, बर्नौलीज प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। अच्छा, AC सोर्स कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। एक AC सोर्स है जिसको कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC 1/ωc होता है। ओमेगा अगर घटेगा तो XC बढ़ेगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा, ये गलत है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ये भी गलत है। अब करंट की बात करें तो करंट जो होता है, चूंकि AC सर्किट है, जो करंट मेन सर्किट में फ्लो करेगा वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय XC। अब XC बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, घटेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, एक फुटबॉल का प्लेयर है अगले क्वेश्चन में 22 नंबर में, जो कि पहले किधर जा रहा था, साउथ में, अब फिर सेम वेलोसिटी से ईस्ट में जाने लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखें, ये v है, ये v है,
ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो हम इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करके और फाइनल वेलोसिटी के साथ जोड़ देते हैं तो डेल्टा वी आता है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा और एक्सेलरेशन इधर होगा तो फोर्स भी इधर ही होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फुल वेव रेक्टिफायर में ये भी याद रहना चाहिए आपको, रिपल को रिड्यूस करने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये डायरेक्ट लाइन से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, स्प्रिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो U1 अगर हम लिखेंगे जब 8 सेंटीमीटर होगा कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो U1 का वैल्यू 3U1, सो दैट इज 4th वन। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन सारे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बस सॉल्व करना है। अच्छा, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम सब जानते हैं कि पीक वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी। हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए ई नॉट डिवाइडेड बाई सी होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और सी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये डेटा यहाँ यूजलेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पहुँच गया। 26 में पहले तो हम म्यू कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू, ये नहीं, म्यू क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर, तो वेलोसिटी इन एयर इज x बाई t1, और दूसरा 10x वेलोसिटी इन द मीडियम 10x बाई t2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी t2 बाई 10 t1। तो अब जो थीटा होता है साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है, तो 1 बाई म्यू का मतलब 10 t1 बाई t2। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड की बात की जा रही है, सरफेस एनर्जी। तो जो सरफेस एनर्जी होगा उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन सोप बबल है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर। अगर अंदर और बाहर दोनों साइड एयर है तो इट इज़ S इंटू फ्री सरफेस एरिया। तो S का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, इट इज़ 0.03, और एरिया है इट इज़ 4 इंटू 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 0.02 का, ये 0.02 है का स्क्वायर, आप मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे, सबका मल्टीप्लाइड बाय 2। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा 27th में, इट इज़ द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। 28, देखिए एक ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी कॉइल में ये लैंप जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट पावर इतना है। पावर के लॉस के बारे में अगर ना पता हो ट्रांसफार्मर के तो हम मानेंगे पावर लॉस नहीं होता, मतलब प्राइमरी कॉइल में भी इनपुट पावर इतना ही होगा। तो पावर 60, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज 220, करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट कैलकुलेट करेंगे, सो द फर्स्ट ऑप्शन यू विल गेट I इज इक्वल टू 0.27 एम्पियर्स। अच्छा, किसी भी सर्कुलर मोशन में, अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है 29th, किसी सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एक्सियल वेक्टर्स है, तो इनका जो डायरेक्शन होगा एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्चुअल डायरेक्शन। तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ गलत है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये 29th नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक व्हीकल ट्रेवल करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस v स्पीड से और दूसरा हाफ v स्पीड से, 2v स्पीड से। तो ऐसे में आधा आधा डिस्टेंस जब कवर करता है तो इसका वैल्यू होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। v1 का वैल्यू v है और v2 का वैल्यू 2v है। दिस इज v प्लस 2v, दैट इज इक्वल टू कितना,
4v/3. तो 4v/3 will be the final answer. क्वेश्चन नंबर 31, ये भी याद रहना चाहिए, रैंडम एरर की वजह से ऐसा होता है, ठीक। एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। रैंडमली अगर ऐसा सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो जाए, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाए, तो उसको हम लोग रैंडम एरर में काउंट करते हैं। अच्छा, 32 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। देखो कैसे, एक सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, सो इट इज इक्वल टू 2/5 m/r², और इसको लिखेंगे m इंटू k1²। अच्छा, एक हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए अगर हम लिखें तो यहां पे इट इज 2/3 m/r² होगा, और दैट इज वी राइट m इंटू k2²। ये k1 एंड k2 जो है दे आर रेडियस ऑफ गायरेशंस। अगर रेडियस ऑफ गायरेशंस हैं, सो यहाँ से I1/I2 अगर हम लिखें, मतलब k1/k2 अगर हमें चाहिए, तो k1/k2 इफ यू राइट वी गेट √3/5, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन भी मैच नहीं करता। ऐसा बच्चों ने ये कर दिया होगा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये गलत है, ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, एक m मास है और एक 9m मास है। बीच में एक पॉइंट है जहां पे x डिस्टेंस पे, और ये जरूर r - x होगा, यहां का फील्ड 0 होना है। तो फील्ड 0 होना है, तो फील्ड 0 होना है, तो फील्ड 0 कैसे होगा, तो इसका फील्ड यहाँ पे जितना होगा वो इसका फील्ड उतना ही यहाँ होगा। तो इट इज gm/x² इज इक्वल टू g इंटू 9m/ इट इज r - x का होल स्क्वायर। यहाँ से x सॉल्व करेंगे बेटा, r/4 आता है। एक बार x का वैल्यू अगर r/4 आ गया, तो अब पोटेंशियल लिखेंगे v, तो पोटेंशियल का वैल्यू माइनस कॉमन होता है, g इंटू छोटे वाले की वजह से gm/4, और दूसरे की वजह से g इंटू 9m है डिवाइडेड बाय, तो दूसरा बचा हुआ दूरी 3r/4 हो जाएगा, और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन 16 gm/r आ जाएगा। 34 नंबर इज वेरी इजी क्वेश्चन। 3 का इक्विवेलेंट निकालना है, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। 3 का कितना, 6 और 3 का 2 माइक्रोफैरड। ये बच्चों को याद रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में अगर हम लिखें, सो ν1 इसको लिख लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू v/2l होगा, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर ν2 लिखें, सो इट इज इक्वल टू v/4l होगा। सो ν1/ν2 इज इक्वल टू 2/1। सो यहाँ ध्यान से ऑप्शन लिखना पड़ेगा, 1:2 भी है, 2:1 भी, तो आंसर होगा 2:1 वाला। अब हम लोग सेक्शन 2 में पहुंच गए। सेक्शन 2 में मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार, जिसपे कि सीट पे रखा हुआ कोई भी बॉडी ना स्लाइड करे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जानते हो कितना होता है, म्यू इंटू जी के बराबर होता है। तो 0.15 और जी का वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा, इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन, देखो बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 8, तो जो एक्सेलरेशन होगा इट इज़ ω² इंटू एम्पलीट्यूड होता है। एक्चुअली ω² इंटू एक्स होता है, लेकिन हमें जब पूछा गया है t बराबर 2 सेकेंड्स पे, तो उस समय एम्पलीट्यूड के बराबर का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x बराबर 1 है। इट इज़ 2π/8 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड इज़ 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक π² बाई 16 आता है।
लेकिन हमें यहाँ माइनस प्लस में दोनों में आंसर है, तो बोलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स में है तो एक्सेलरेशन जरूर माइनस एक्स में होगा। दिस इज द करेक्ट वन। इसमें अगर हम देखें इम्पीडेंस बताना है, नेट इम्पीडेंस, तो हम एक्स एल निकालेंगे जो कि ओमेगा इंटू एल होगा, एक्स सी निकालेंगे जो कि 1 बाय ओमेगा इंटू सी होगा, और आर दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू अगर हम लिख लें तो ओमेगा का वैल्यू 100 पाई आ जाएगा, जो डाटा दिया हुआ उस हिसाब से 50 इंटू 2 पाई इंटू न्यू, तो इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये 5 ओम आएगा, ये सॉल्व करेंगे 10 ओम आएगा। तो टोटल अगर Z लिखें तो Z का वैल्यू R स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8, सॉल्व कर लेंगे इसको 5 अंडर रूट 5 ओम आ जाता है। तो 5 अंडर रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे डायपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल बताना है P पॉइंट पे, लेकिन ये छोटा डायपोल नहीं है। देखो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, तो प्लस की वजह से यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो प्लस वाला ज़्यादा होगा। तो KQ बाय 3 सेंटीमीटर, 10 का पावर 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस की वजह से इट इज़ KQ बाय 8 सेंटीमीटर, 5 3 8 हो जाएगा, और 10 का पावर 2 आएगा ही आएगा। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज़ 3Q K बाय 8 इंटू 10 का पावर 2। दिस इज द फाइनल आंसर और पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 40 नंबर क्वेश्चन। एक वायर है, I करंट का फ्लो हो रहा है एक्स एक्सिस के तरफ और इसका लेंथ L है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो x में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन y और z में जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर इसका रिजल्टेंट लिखें तो वो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। x वाले से कोई मतलब है ही नहीं, वो फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। y में 3 है, z में 4 है, तो ये 5 टेस्ला आएगा, तो ये 5 टेस्ला ही फोर्स लगाएगा, तो 5I इंटू एल BI इंटू एल के बराबर, और यही फोर्स होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखने लगे होंगे, समय लग गया होगा, लेकिन ऐसे इसको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, एक बुलेट है जो कि 24 सेंटीमीटर चलने के बाद इसका वेलोसिटी जितना था उसका 1/3 हो जाता है। तो हम लिखेंगे u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू 24। चलो सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं तो फाइनल आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। इसका टोटल लेंथ बताना है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाना है 0, इनिशियल था u स्क्वायर अब माइनस 2 एक्सेलरेशन a इंटू l। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके l सॉल्व करोगे 27 सेंटीमीटर, यू विल गेट, कैलकुलेट, यू विल गेट दिस वन। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। 2 लेंसेस हैं, एक का अगर प्लस f है फोकल लेंथ तो दूसरे का माइनस f है, और जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 सटा के रखा है, इसलिए डायरेक्टली यही इक्वेशन होगा। एक का प्लस f और एक का माइनस f, तो कुल मिला जुला करके ये आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा तो f का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। तो फोर्थ वन। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 3 लेंस में अलग अलग कर लेंगे, तो थोड़ा इधर स्पेस भी बना लेते हैं। 3 लेंस में इसको मान लेते हैं। तो एक लेंस है ये, दूसरा लेंस है ये, और तीसरा लेंस है ऐसा। तो इसका f1 मानते हैं, इसका f3 और इसका f2। f1 और f3 दोनों सेम होंगे, अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे f1 अगर हम कैलकुलेट करें, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो इट इज़ 1.6 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय
1 बाई इन्फिनिटी इसका माइनस 1/20, ये F1 आ गया, और ये इट इज़ 1/F1 एक्चुअली, इट इज़ व्हाट 1/F1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 1/F1 का जो वैल्यू आएगा इट इज़ माइनस ऑफ 0.6 डिवाइडेड बाई 20, और ये 1/F1 ही 1/F3 भी है। नेक्स्ट जो है F2 कैलकुलेट करना है, तो 1/F2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अब मल्टीप्लाइड बाय, इसका प्लस है तो 1/20 माइनस ऑफ माइनस 1/20, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट इज 0.5/10 आ जाएगा बेटा, तो इट इज 1/20 आ जाएगा। अब फाइनली अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1, सब सटा के रखा है, इसलिए 1/F2 प्लस 1/F3 सबको साइन के साथ अगर रखेंगे, सो F इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा माइनस 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सैटेलाइट का टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ GM का पावर R का पावर 3/2 होगा। M को रख लेते हैं, T स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय G टाइम्स M को हम लोग लिखेंगे डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो इट इज़ 4/3। चूँकि नज़दीक है तो जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है वही रेडियस ऑफ द प्लैनेट भी होगा, सो वी राइट 4/3 पाई R का क्यूब, और अंडर रूट में था, स्क्वायर कर लिए हैं, तो स्क्वायर कर लिए हैं तो ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 3 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर में से पाई कैंसिल हो गया, अब फाइनली 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन, टी स्क्वायर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये एग्जैक्टली 4 सब कैंसिल हो गया, 3 पाई बाई GD का वैल्यू इतना आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में देखो लॉजिक गेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 1 आएगा, अगर ये एंड होता तो फाइनली 1 मिलता और 0 मिल रहा है, तो ये वाला। अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 0 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ जरूर 1 आ जाएगा, तो ये सही है। और फाइनली दोनों 1 है तो यहाँ 0 0 आएगा, तो 0 0 तो फाइनली 1, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 45 के बाद इस 46 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी सर्किल। तो दो सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और सेमी सर्किल की वजह से आउटवर्ड, और सेमी सर्किल की वजह से जो फील्ड होगा वो μ0I/4R होगा, और दो सेमी इनफाइनाइट की वजह से माइनस ऑफ 2 टाइम्स इंटू सेमी इनफाइनाइट की वजह से μ0I/2π/R होगा, और ये किधर होगा, सो इट इज़ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है। रेसिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल टू, हम लिखते हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये 6.8 है बच्चों, ये 2 दिया हुआ है, ये डेटा पढ़ोगे तो रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऐसे लिखते हैं। तो इट इज़ 1 प्लस अल्फा कैलकुलेट करना है, डेल्टा थीटा 80 है, इसको सॉल्व करके और अल्फा कैलकुलेट करना है। थर्ड ऑप्शन यू विल गेट 3 इंटू 10⁻⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड -1। 48 नंबर क्वेश्चन, 10 रेसिस्टर को अगर सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे तो जो करंट आएगा वो होगा E/10R, और जब उन्हीं 10 रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो करंट बैटरी प्रोवाइड करेगा वो कितना आ जाएगा, 10 इंटू E/R।
तो कितना टाइम से करंट बढ़ गया, तो I1 जो है इट इज 100I, तो 100 टाइम से बढ़ गया। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। पूछा जा रहा है कि करंट कितना टाइम्स हो जाएगा। एंड नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस। देखो रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है R0 ग्राउंड स्टेट में, तो Rn में होता है कितना, n स्क्वायर इंटू R0, और सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 लेना है थर्ड ऑर्बिट में, तो इट इज़ 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से एक पार्टिकल को ऊपर फेंके 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जो ऊपर जा करके फिर नीचे गिरता है और 4 सेकेंड लेता है। तो 4 सेकेंड लेता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ जो कि h, तो अगर नीचे ही प्लस ले लें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी है -4 और टाइम लगा है 4 सेकेंड, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन है +10 इनटू टाइम लगा है 4 सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ से h कैलकुलेट कर लेंगे, सो इट इज़ 64 मीटर्स आ जाएगा। तो दिस इज़ 64 मीटर्स, इसका आंसर ये है। सो ये हम लोग पूरा फिजिक्स का डिस्कशन है, बहुत आसान पेपर था और आप देख ही रहे हैं कितना जल्दी जल्दी ये सॉल्व हुआ। हाँ, लेकिन आपको कई बार रिवीजन करेंगे तब इस तरह की फ्लुएंसी आएगी। So thank you very much बच्चों, all the best for your results now.